अन्याय का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। हिमपुर नाम का एक सुंदर राज्य था, जहाँ के राजा यशवर्धन न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। राजा का एकमात्र पुत्र था युवराज समर। समर निडर, साहसी और योद्धा था, परंतु उसमें धैर्य और करुणा का अभाव था। दूसरी ओर राजगुरु वत्सराज का एक शिष्य था, अर्पण। अर्पण अत्यंत बुद्धिमान, शांत और व्यवहार कुशल युवक था, जो आम लोगों की सेवा में विश्वास रखता था। राजा अक्सर अर्पण से राज्य के विषय पर चर्चा किया करते और उसकी सलाह को गंभीरता से लेते। ये बात समर को पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि एक सामान्य ब्राह्मण का पुत्र राज्यपाज में हस्तक्षेप कर रहा है। एक दिन दरबार में राजा ने कहा, वत्सराज, मेरी उम्र ढल रही है, मुझे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होगी। समर मेरा पुत्र है, परंतु अर्पण की दूरदृष्टि और करुणा भी इस राज्य के लिए अनमोल है। समर यह सुनकर क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि अर्पण उसका स्थान छीन सकता है। उसी रात उसने एक षड्यंत्र रचा। अगली सुबह महल में एक हंगामा मच गया। राजा की कीमती अंगूठी, जो राज तिलक का प्रतीक थी, चोरी हो गई थी। सारे सेवक और रक्षक हैरान थे। अचानक समर दरबार में आता है और चिल्लाता है, महाराज, मुझे राजगुरु वत्सराज के शिष्य अर्पण के कक्ष से यह अंगूठी मिली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्पण स्तब्ध रह गया। राजा ने पूछा, क्या यह सच है अर्पण? अर्पण मौन रहा। राजा ने कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम पर विश्वासघात का आरोप है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक तुम्हें राज्य से निर्वासित किया जाता है। राजगुरु वत्सराज जान गए कि यह समर का षड्यंत्र है, परंतु उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। अर्पण ने बिना विरोध किए राज्य छोड़ दिया। अर्पण भटकते भटकते प्रयागगढ़ नामक राज्य पहुंचा, जहां अकाल और बीमारियों ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। वहां के राजा वीरसेन बीमार थे और राजकाज उनकी पुत्री राजकुमारी अमृता देख रही थी। अमृता को जब अर्पण की विद्वता का पता चला, तो उन्होंने उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अर्पण ने सबसे पहले गांव-गांव घूमकर लोगों की स्थिति को समझा। उसने एक योजना बनाई, जल स्रोतों की सफाई, मुफ्त औषधालय और हर गांव में पाठशालाएं। कुछ महीनों में प्रयागगढ़ में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। अमृता अर्पण से प्रभावित होने लगी। एक दिन अमृता ने अर्पण से कहा, तुम्हारी सोच और सेवा ने मेरे राज्य को नया जीवन दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। अर्पण ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं को इस योग्य नहीं मानता, परंतु अगर यह जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है तो मैं स्वीकार करता हूं। उन दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उधर हिमपुर में समर राजा बन चुका था, परंतु उसकी नीतियों ने राज्य को संकट में डाल दिया। कर बढ़ा दिए गए, जनता भूखी मरने लगी और पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा यशवर्धन अपने निर्णय पर पछता रहे थे। उन्हीं दिनों प्रयागगढ़ की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। जब यशवर्धन को पता चला कि प्रयागगढ़ के पीछे अर्पण का हाथ है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह स्वयं प्रयागगढ़ पहुंचे और अर्पण से क्षमा मांगी। राजा बोले, अर्पण, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मेरे पुत्र ने छल किया और मैंने तुम्हें दोषी मान लिया। आज राज्य तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? अर्पण ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं अपने अपमान को भूल चुका हूं। मेरा धर्म सेवा है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अर्पण ने
प्रयागगढ़ और हिमपुर की सेना को एकजुट कर शत्रु राज्यों को हराया। उसके नेतृत्व और नीति से हिमपुर में फिर से समृद्धि लौट आई। समर, जो अब तक अपराध बोध में जल रहा था, स्वयं दरबार में आकर बोला, पिताजी, मैंने अपने ही भाई समान अर्पण के साथ अन्याय किया। मैं योग्य नहीं हूं। मेरा ताज अर्पण को दीजिए। राजा यशवर्धन ने कहा, समर, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे बदलते हृदय को दर्शाता है, परंतु अब यह राज्य अर्पण और अमृता जैसे लोगों के हाथों में ही सुरक्षित है। राजगुरु वत्सराज ने कहा, एक सच्चा नेता वही होता है जो न केवल युद्ध जीते बल्कि दिल भी जीत सके। आज अर्पण ने यह सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद अर्पण और अमृता ने हिमपुर और प्रयागगढ़ को मिलाकर एक अखंड राज्य बनाया, जहां न्याय, शिक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा गया। अर्पण का नाम इतिहास में धैर्य और सत्य का प्रतीक बन गया। सीख, सच्चाई चाहे जितनी भी दबाई जाए, वह एक दिन सामने जरूर आती है। नेतृत्व केवल पद से नहीं, व्यवहार और दृष्टिकोण से सिद्ध होता है। शक्ति बिना सेवा और नीति बिना करुणा अधूरी है।